स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम आपको भूगोल पढ़ा रहे हैं कक्षा 7 की। इसमें हम आपको अभी तक हमने आपको हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी का वातावरण कैसा होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी पर जल और वायु का क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है, आज हमारी ये जो पाठ है, इसमें 2 टॉपिक आए हैं। 2 टॉपिक मतलब एक हमारी प्राकृतिक वनस्पति और एक दूसरा है वन्य जीवन। मतलब इसका क्या है कि पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी पृथ्वी पर, ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और दूसरा है हमारा वन्य जीवन, ये जो हमारे लिए ये जीव जंतु, ये सब क्या मायने रखते हैं और हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो आओ बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 7 पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो हम आपको शुरू करते हैं। इसमें एक बच्चे ने अपने समर कैंप पर, जब आप भी बच्चों को भी लेके जाते हैं घुमाने के लिए स्कूल की तरफ से, तो आप भी कभी गए होंगे। तो ये एक बच्चे का समर कैंप का, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, उसके द्वारा उस बच्चे ने बताया है अपने जो उसने महसूस किया है उसके बारे में है। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम कक्षा 7 पाठ 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदले रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकावर वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडाड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परतों की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो बच्चों, क्या है इसमें, सलीमा जो है अपनी गर्मियों की छुट्टियों में बहुत खुश थी और वह अपने सभी सहपाठी, मतलब कक्षा में जितने भी बच्चे उसके साथ पढ़ते थे, उन सब के साथ कहाँ जा रही थी? हिमाचल प्रदेश में मनाली को देखने जा रही थी। तो वहाँ पर क्या था, उसे याद आ रहा था कि जैसे जैसे बस चढ़ाई पर जा रही थी, तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ की जो आसपास के दृश्य थे वो बदलते जा रहे थे। उसने वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों को देख, मतलब कि जैसे आपने भी देखा होगा, जब आप किसी ऊंचाई पर जाते हो
तो ऊंचाई पर जाते जाते वहाँ की आबो हवा, वहाँ पर जो वृक्ष हैं, किस तरह के वृक्ष पहाड़ों पर लगते हैं, ये सब जो है वो बदलता जाता है। ऐसे ही क्योंकि वो क्यों हैरान हो रही थी, क्योंकि गिरिपाद में स्थित साल एवं सांगवान के वन क्या हो रहे थे, जो कि जमीन पर लगे हुए थे, वो धीरे धीरे अदृश्य, अदृश्य मतलब वो गुम हो रहे थे, दिख नहीं रहे थे। तो फिर जैसे जैसे वो पहाड़ों की ढलानों पर उसने क्या देखा, उसने किस तरह के फूल और पत्तियां देखी, वो नुकीली थी और शंख के आकार की थी। उसे लगा कि ये सब क्या है, शंकुधारी वृक्ष हैं। लंबे वृक्ष पर खिले खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। तो बच्चों, आपको ये चित्र भी दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ये रोडॉन, जिसका नाम इसमें लिया गया है, के फूल थे। तो आप ये फूल देख रहे हैं इस चित्र में, आपको ये पत्तियां भी दिखाई दे रही हैं किस तरह से हैं, और इसके अंदर फूल खिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मनाली से आगे जब वो रोहतांग दर्रे के रास्ते पर उसने देखा कि भूमि पर क्या था, छोटी छोटी घास थी और कुछ स्थानों पर क्या था, वो बर्फ ढकी हुई थी। सलीमा के अवलोकन से, जब ये सब सलीमा देख रही थी और सोच रही थी, तो उसे लगा कि हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वनस्पति की जो विशेषता है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, जलवायु, जलवायु आपको पता है, जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं हमारा वातावरण ठंडा होता जाता है, और इसके साथ ही क्या होता है, हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है, मतलब पेड़ पौधों में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो बच्चों, समझ में आया कि एक छोटा बच्चा जब वो जा रहा है उसने भी कितनी चीज़ों को महसूस किया। तो ऐसे ही आप भी जब भी कहीं जाते हो तो अपने आसपास के वातावरण को, और वहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे हैं, वहाँ का जीवन कैसा है, इसके बारे में आपको भी अनुभव करना चाहिए। अब इसमें कॉलम दिया हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? ये हमने आपको अभी बताया। हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? ये भी हमने आपको अभी पढ़ा है कि उसने किस प्रकार की वनस्पति देखी। अब अगला कॉलम देखिए, आओ कुछ करके सीखें। सलीमा की तरह जब आप भी किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को ध्यान से देखें और उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे भी लिखें। तो बच्चों, यही मैंने आपको भी बताया था और यही आपकी किताब में भी लिखा है कि जब भी आप घर हैं तो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं या किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, और वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, इस सब बातों को आपको देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो बच्चों, जैसे पहाड़ों पर भूमि किस प्रकार की है, निचले मैदानों में भूमि किस प्रकार की है, तो ये हमारे घटक होते हैं। तो इन घटकों के अंतर के कारण ही किसी भी जगह पर प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार से परिवर्तित होगी, इसके बारे में बताया जाता है। और हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको
3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है वन, तो आप इसको ध्यान से सुने। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो बच्चों, वन जो वृक्षों के लिए क्या होता है, तापमान उचित होता है और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ पर खूब बारिश होती है उस क्षेत्रों में जहाँ पेड़ उगते हैं। इन कारकों के आधार पर क्या होता है, खुले और खूब सघन खूब सारे पत्तों से ढके हुए वन विकसित होते हैं, बढ़ते हैं। तो अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। अगला है हमारा घास स्थल। पहला था हमारा वन, दूसरा है हमारा घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। मतलब जहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है वहाँ पर यह घास स्थल विकसित होते हैं। फिर है हमारा आगे तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। तो आपको ये चित्र भी दिखाया जा रहा है, कांटेदार झाड़ियाँ किस तरह की हैं। तो हम अब पढ़ते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर पैदा होती हैं, जहाँ पर वातावरण शुष्क, मतलब कि ना ज़्यादा नमी होती है और ना बारिश होती है, ऐसा स्थान जहाँ पर मिट्टी सूखी हुई होती है, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ या झाड़ उत्पन्न होता है। अब पढ़ते हैं हम आगे। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही है। तो बच्चों, वो ये बातें सब किसको बता रही है, अपने पिता को। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहाँ पर वास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो बच्चों, जो सलीमा है ये अपने पिता को अपने जिस स्कूल के ट्रिप पर गई थी वहाँ की सब बातें बता रही थी। तो जो उसके पिता हैं वो भी क्या हैं, बहुत सारे जगहों पर जा चुके हैं। तो उसके पिता ने सलीमा को बताया कि जो विभिन्न हमारे, आप जैसे महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हो, तो महाद्वीपों में पाई जाने वाली वहाँ की वनस्पतियाँ और वहाँ पर किस तरह के खेती होती है और किस जगह पर, जैसे ऊपर ध्रुवीय प्रदेशों में क्या मिलता है, शंकुधारी वन, और रेगिस्तान, वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर क्या होता है, कांटेदार झाड़ियाँ। और आंध्र प्रदेश, मतलब जो शुष्क प्रदेश हैं, आपको मैंने बताया था शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर क्या होता है, घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में भी उसके पापा ने उसको बताया। जो सलीमा है वो समझ गई कि हिमालय क्षेत्रों में लगभग, जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है, जलवायु में बदलाव। प्राकृतिक वनस्पतियों क्यों बदलती हैं, क्योंकि जलवायु बदलती रहती है, इसीलिए हमारी प्राकृतिक वनस्पति भी बदलती रहती है।
तो विश्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, उनके गुण के बारे में अब हम आपको बताएंगे, आप पढ़ेंगे। पहला है हमारा वन। वन के बारे में आप पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। तो बच्चों, ये आपको चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या है, बहुत घनी पेड़ हैं, झाड़ियां हैं और सब हरी हरी हैं। तो अब आप ये चित्र देख रहे हो। इस चित्र को किसका चित्र है? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का चित्र है। तो ये घने वन, ये बहुत आपको घना घना दिख रहा है। तो ये जो घना वन है, ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। बच्चों, यहाँ पर खूब बारिश होती है, इसी की वजह से ये क्या है, हरे भरे हैं। आपको हरे हरे ये पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब अत्यधिक वर्षा के कारण होते हैं। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पेड़ों के पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है, जहाँ पर गर्मी होगी बहुत, तो वहाँ पर क्या होगा, जो मौसम है वो शुष्क होगा। तो वहाँ पर क्या है, पेड़ जब खूब सूखापन आएगा, जैसे बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, पेड़ के पत्ते सूख कर गिर जाएंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख कर गिर जाते हैं तो और झड़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी पितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, मोहगनी आदि पाए जाते हैं। तो बच्चों, वो क्या कह रहे हैं कि जब बारिश पड़ती रहती है और अगर वहाँ का मौसम शुष्क नहीं होता, इसी कारण क्या है, वो हरा भरा घना रहता है। क्योंकि जब सूर्य की रोशनी भी, जब बहुत घने घने पेड़ होंगे तो वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी क्या है, ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, उसकी मिट्टी को सुखा नहीं सकती है। इस कारण यहाँ पर क्या है, हरियाली छाई रहती है। और यहाँ पर कैसे पेड़ होते हैं, यहाँ पर दृढ़काष्ठ, रोजवुड, आबनूस, मोहगनी आदि पाए जाते हैं। अब बच्चों, इसमें 2 कॉलम भी दिए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़ों की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? तो बच्चों, इसमें बताया गया है ब्राज़ील के क्या हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने बड़े हैं, वो किसकी तरह हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में फेफड़े होते हैं, उसी तरह वो पृथ्वी के फेफड़ों की तरह दिखाई देते हैं। इसका कारण भी यही है, वहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इस कारण वो हमेशा सदाबहार रहते हैं। अगला आप देखिए, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा जाता है। तो बच्चों, आपने एनाकोंडा नाम के सांप के बारे में सुना होगा। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है और यह क्या करता है, मगरमच्छ जैसे भी जानवरों को मारकर खा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। अब बच्चों, इसमें आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है 6.4। इसमें क्या है, पर्णपाती वन। ये वन हमें कहाँ मिलते हैं? यह वन जो होते हैं मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी मतलब जब बारिशें आती हैं
तो यह वनों में पानी मिलता है पेड़ पौधों को, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम मानसूनी वन भी बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? यह भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। आपको पता है भारत का मौसम भी बदलता रहता है, इसीलिए इनके जो वनों का वातावरण जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृष्टकाष्ठ वन में वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृष्टकाष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आम तौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर, जो आपको चित्र में दिखाई दिए हैं। चित्र में देखिए, आपको बाघ का चित्र है, लंगूर का चित्र है। ये आपको चित्र दिखाई, गोल्डन लंगूर किस तरह का होता है। फिर हाथी भी आपको दिखाए गए हैं, झुंड में पानी पी रहे हैं। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है कि ये जो उष्णकटिबंधीय वन है, इनको हम मानसूनी भी कहते हैं वन। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बारिश, हमारे जैसे भारत का वातावरण है बदलता रहता है, कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है। तो ये जो वन है, ये इनको कभी तो पानी मिल जाता है, कभी पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो पाए जाते हैं, वो है दृष्टकाष्ठ वृक्षों में साल, सागवान। दृष्टकाष्ठ वृक्ष कौन से होते हैं? साल, सागवान, नीम तथा शीशम। ये वृक्ष किस काम आते हैं? ये वृक्ष काम में आते हैं, जैसे इनकी छाल से, इनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, और यातायात के निर्माण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं वृक्षों से। और ये जो वृक्ष हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और ऐसी प्रदेशों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? आपको बताया, इनका चित्र भी दिखाया है। बाघ है, हाथी है और गोल्डन लंगूर हैं। तो आपको समझ आ गया उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे देखेंगे हम। आगे है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। इसका भी बच्चों चित्र दिखाया गया शीतोष्ण सदाबहार वन का। यहाँ पर आपको हरा मैदान और बहुत हरे पौधे और बहुत कम सूखे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको? यहाँ पर क्या है, महाद्वीपों के ये किनारों पर पाए जाते हैं। और ये कौन से किनारे हैं? जैसे हमारे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिण एवं पूर्वी ब्राज़ील। और यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ पर बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे मुलायम और मजबूत दोनों प्रकार के ही पेड़ मिलते हैं। अब हम आगे आएंगे। आगे है हमारा शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका,
चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फीजन तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन आप देख रहे हो, ये किस तरह के हैं इस चित्र में आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या है, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर यह अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों पर पाए जाते हैं। और ये शुष्क मौसम के कारण क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। और यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर बाज, एश, बी आदि पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन से जानवर होते हैं, यहाँ पर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए जैसे जानवर होते हैं। फिजेंट तथा मोनाल पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फिजेंट आपने नाम नहीं सुना होगा, ये पाए जाने वाले पक्षी, इन दोनों पक्षियों के आप चित्र देख सकते हैं। फिजेंट और मोनाल पक्षी किस तरह से दिखाई देते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो भूमध्य सागर वनस्पति आप देख रहे हैं, इसका एक चित्र दिखाया गया। इस चित्र में भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग जो हैं वो इस ऐसी क्षेत्र में ही लगते हैं। और इन क्षेत्रों की विशेषता क्या है ये आपको बताते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्व किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं पश्चिम किनारे भिन्न होते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाते हैं, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाला मृदु शीतऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंशिष्ट के फल पाए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। तो बच्चों ये जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ की जो वायु, यहाँ का वातावरण कैसा है, गर्म होता है, शुष्क होता है। और क्या है, यहाँ पर गर्म, यहाँ पर क्या, यहाँ का वातावरण आपको बताया गर्म और शुष्क होता है। और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं, मतलब कभी बारिश होती है और कभी नहीं होती है। यहाँ पर कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं, यहाँ पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, आपको ये अंगूर के ही बाग दिखाए गए हैं ये सब। और सिट्रस मतलब जिनमें आपने देखा है जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, ये सिट्रस फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, ये यहाँ पर उगते हैं। और लोग यहाँ पर क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर उन्होंने कृषि करने के लिए
अपनी प्राकृतिक क्या है वनस्पति को हटा दिया है। और यहाँ पर क्या है, वन्य जीवन कम है, मतलब जानवर जो हैं यहाँ पर कम होते हैं। अब आगे आप देखेंगे शंकुधारी वन। शंकुधारी वन किस तरह के होते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब आप चित्र में देख सकते हैं 6.13 में जो चित्र है वो कैसा है, वो शंकुधारी वन है। ये ऊपर से देख रहे हैं आप, इनकी चोंच निकली होती है, जैसे शंख होता है ना, शंखों में भी ऐसे ही आपने देखा होगा एक तरफ चोंच निकली होती है, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, शंकुधारी वन। इन्हें टैंगा भी कहते हैं, इनको और दूसरा क्या कहते हैं, टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जब हमारी जो है ऊंचाई बढ़ती जाती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। जब वो घूमने गई थी तो हिमालय पर्वत की ओर, तब वहाँ पर उसने इन वनों को देखा था, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ऊंचाई पर गई थी। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो बच्चों, जितने भी हमने आपको ये वन बताए हैं, इन वनों के पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है और ये हमारे लिए उपयोगी है। इनकी उपयोगिता भी आपको साथ साथ बताई गई है। कहीं पर जो हैं वृक्ष, उनसे हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। कुछ पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, कुछ से हमें क्या है, कुछ जलाने के लिए लकड़ियां देते हैं। ऐसे ही हर तरह आप ये जो वनों की विशेषता पढ़ते आ रहे हैं, इसमें वहाँ के उनके फ़ायदे भी आपको बता रहे हैं। वहाँ पर कौन से जानवर या जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी आपको साथ साथ बताया जा रहा है। तो ये जो वन है, इनसे लुगदी किस काम आती है, लुगदी आती है अखबार में और माचिस बनाने में, और इसके साथ साथ जैसे कागज बनाने के काम में आते हैं ये पेड़। और यहाँ पर कौन से जीव मिलते हैं, यहाँ पर रजत, लोमड़ी, मेंग, ध्रुव्य भालू हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, पहाड़ों पर। ये जानवर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो समझ में आया आपको बच्चों। और इसमें हिमछादी शंकुधारी वन भी दिखाया गया है। शंकुधारी वन में जैसे बर्फ जब जम जाती है, बर्फ गिरती है पहाड़ों पर, तो वो बर्फ से ढके हुए वृक्ष कैसे लगते हैं, इस चित्र में आपको वो भी दिखाया गया है। आगे चलेंगे हम। आगे है घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। आप इसका चित्र भी देख रहे हैं 6.14। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सूखे हुए झाड़ियाँ और सूखे हुए पेड़ आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये कहाँ पर पाई जा सकती है, ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ जो है ये उग जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक क्या है, फैले हुए हैं। यहाँ वनस्पति कैसी है, यहाँ की वनस्पति जो है वो छोटी है और यहाँ पर कम वर्षा होती है।
तो यहाँ पर इस तरह की जो घास है वो पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ पर जैसे हाथी है, जेब्रा है, जिराफ है, तेंदुआ है, इस तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? आगे है शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल के बारे में अब हम आपको बताएंगे। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आम तौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइंस, एंटीलोप पाए जाते हैं। तो बच्चों, शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? घास स्थल यहाँ पर जो है ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। और यहाँ पर घास कैसी होती है? आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। और यहाँ पर क्या कैसे जीव पाए जाते हैं? यहाँ पर बच्चों, हम आपको जब भी पढ़ा रहे हैं तो हर क्षेत्र में कौन से जीव पाए जाते हैं उसके बारे में भी साथ साथ आपको बता रहे हैं। तो हमारा जो ये पार्ट था, इसमें हमारे 2 टॉपिक थे, दोनों के बारे में ही आपको साथ साथ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जंगली भैंस, बाइंस, एंटीलोप पाए जाते हैं। अब आप जिराफ का चित्र देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको एक और बताया गया है, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल और विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका, सवाना, ब्राज़ील, कंपोस, वेनेजुला, लाइनोस, ये सब नाम जो हैं किस नाम से जाने जाते हैं और ये किस नाम से हैं आपको दोनों बताया गया है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में। अब आप देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना में क्या है? पैम्पास। उत्तर अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डॉन। तो आप बच्चों समझ रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम जान सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। तो बच्चों, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? जो कंटीली झाड़ियाँ वो कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर बारिश की मात्रा कम होती है, जहाँ बारिश ना के बराबर होती है। और ये हमारे कौन सा क्षेत्र होता है? ये हमारा रेगिस्तान है। रेगिस्तान में क्या होता है कि झाड़ियाँ मिलती हैं क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है, वर्षा बहुत कम होती है। तो वहाँ पर जो है झाड़ियाँ मिलती हैं। और ये झाड़ियाँ जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भी पाई जाती हैं। यहाँ जो है बहुत गर्मी होती है। आपको पता है हमारा रेगिस्तान कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा रेगिस्तान है? उसका नाम आपको पता है? सहारा रेगिस्तान हमारा जो है वो तो बच्चों, जो हम आपको इसमें बताया गया कि आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं। तो हमारे भारत का जो बड़ा रेगिस्तान है वो है थार। ये हमारे भारत का रेगिस्तान है, उसका नाम है थार। और रेगिस्तान में जो जानवर होते हैं वो कौन से जानवर होते हैं जो पाए जाते हैं? ऊंट है, क्योंकि ये बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ
आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। तो बच्चों, आपको जो भी नाम इसमें लिए जाते हैं उनके आपको साथ में चित्र दिखाए जाते हैं। उन चित्रों को आप देखकर उस जानवर की पहचान कर सकते हैं। तो आप जब ध्रुवीय प्रदेशों में जाते हैं तो वो क्या है, बहुत अधिक ठंडा होता है और वहाँ पर बहुत ही सीमित, मतलब कि हर तरह की वहाँ पर क्या है, वनस्पति नहीं मिलती है और बहुत कम तरह की वनस्पति मिलती है। जैसे काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का समय जो है कम होता है, वहाँ पर ये जो है विकसित होती हैं। और इन्हें किस प्रकार की वनस्पति कहा जाता है? इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां कहाँ पर मिलती हैं? ये वनस्पतियां हमें मिलती हैं यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती हैं। और यहाँ के जानवरों के शरीरों पर क्या होता है? मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। और यहाँ की जलवायु ठंडी और सुरक्षित होती है, जिससे क्या है, इनकी चमड़ी जो है मोटी होती है और उस पर फर होने के कारण इनकी जो है इनकी मोटी चमड़ी को है सुरक्षित रख सकते हैं। और यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं? सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है। आपको इनके चित्र भी दिखाए गए हैं, आप चित्र में देख सकते हैं ये जानवर किस तरह से दिखते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी तरह पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। तो बच्चों, सलीमा के पिता ने जब उसको खूब सारे वनों के चित्र दिखाए तो उन चित्रों में सलीमा ने क्या देखा कि लोगों ने वृक्षों को काट दिया है। किस लिए काट दिया है? अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए और अपने हिसाब से वनस्पति पैदा करने के लिए उन्होंने वनों को काट दिया है। और जब वन खत्म हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमें ये जो हमारे जीव हैं जो सिर्फ वनों में ही सुरक्षित होते हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा कि हम पेड़ों की कटाई से क्या होगा, हमारा जो वातावरण है, जो जैसे कभी भूकंप आते हैं, कभी तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, ये सब भी, इन सब की भी जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, वो बिगड़ जाएगी।
क्योंकि वनों का रहना हमारे लिए सुरक्षित है। वन रहते हैं तो हम भी सुरक्षित हैं, क्योंकि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, और जो जो बहुत भिन्न भिन्न तरह के फल जिस जिस मिट्टी में उगते हैं वो उसी मिट्टी में ही उगाए जा सकते हैं। और हमें जैसे दवाइयाँ हैं, अखबार पढ़ने के लिए हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें वनों से ही प्राप्त होती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी तो प्राणी जगत में हाहाकार सा भी मच सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अक्सर बच्चों को बताया जाता है कि जब उनका जन्मदिन होता है तो वो सब काम करते हैं, तो उस दिन उनको एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उस पेड़ की देखभाल करनी चाहिए। तो हम आपको यही सुझाव देंगे आप सभी बच्चों को कि एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल ज़रूरी करें, क्योंकि पेड़ ही हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो बच्चों, ये हमारा जो पाठ है पूरा हुआ। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। अभ्यास में आप देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है वनस्पतियों का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है। वनस्पति की वृद्धि के दो कारक हैं, पहला है तापमान और दूसरा है नमी। प्राकृतिक वनस्पतियों की तीन मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? तो बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य तीन श्रेणियां हैं। नंबर 1, वन जहां वर्षा और तापमान पौधों की वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में होते हैं। नंबर 2, घास के मैदान मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। नंबर 3, झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। आपको समझ में आया? ये प्रश्न का उत्तर इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, वन जहां वर्षा और तापमान पौधों की वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में होते हैं। नंबर 2, घास के मैदान मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। नंबर 3, झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। अब आप अगले प्रश्न पर आएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताएं। आम तौर पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले पेड़ हैं शीशम और महोगनी। तो बच्चों, कौन से पेड़ हैं? शीशम और महोगनी। अब आप अगले प्रश्न पर आएं। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो मौसम परिवर्तन का अनुभव करते हैं। इन क्षेत्रों में भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। तो समझ में आ गया आपको इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप। नींबू वंश सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? खट्टे फल या नींबू सिट्रस के फल जो हैं वो गर्म, शुष्क, ग्रीष्म काल और हल्की बारिश वाले सर्दियों के लिए चिन्हित क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इन्हें खट्टे फलों में संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर शामिल हैं। तो बच्चों, ये जो फल हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? शुष्क, ग्रीष्मकाल और हल्की बारिश वाली सर्दियों के चिन्हित क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। तो अगला प्रश्न है,
शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताएं। शंकुधारी जंगल में उगने वाले सॉफ्टवुड सदाबहार पेड़ माचिस और पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग लुगदी बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसका उपयोग कागज और अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया आपको शंकुधारी वन के उपयोग। फिर अगला है हमारा प्रश्न, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। मौसमी घास के मैदान मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। मौसमी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। अब आपको सही उत्तर पर टिक करना है। काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? रेगिस्तानीय वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में या टुंड्रा वनस्पति में। तो इसका उत्तर होगा काई एवं लाइकेन कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा वनस्पति में। तो आपको टुंड्रा वनस्पति पर टिक करना है। अगला है हमारा, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में। तो यह पाई जाती हैं कंटीली झाड़ियाँ गर्म एवं शुष्क रेगिस्तान जलवायु में। अगला है हमारा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर, बंदर, जिराफ, ऊंट। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का कौन सा है? बंदर। आपको बंदर पर टिक करना है। अगला है हमारा, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? रोजवुड, चीड़, सागवान। तो वो है हमारी चीड़। तो बच्चों समझ में आया? तो चीड़ पर टिक करना है। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में। अब अगला है हमारा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। तो आपको इसके सही जोड़े बनाने हैं। वालरस, वालरस क्या होता है? एक ध्रुवीय जानवर। तो आपको वालरस को एक ध्रुवीय जानवर पर मिलान करना है। दूसरा है देवदार का वृक्ष। तो देवदार का वृक्ष कैसे होता है? नरम काष्ठ पेड़। आपको नरम काष्ठ पर इसका मिलान करना है। फिर है जैतून, जैतून। तो जैतून पर आपको क्या करेंगे? जैतून जो है एक नींबू वंश सिट्रस का फल है, तो इस पर आपको मिलान करना है। फिर है हाथी। हाथी क्या है आपका? हाथी जो है हमारा एक ध्रुवीय जानवर है। दूसरा है कंपोस। तो कंपोस कौन सा है हमारा? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल डाउन। फिर अगला है हमारा डाउन। तो डाउन क्या है? डाउन है हमारा, आपको बताते हैं, आप इसमें मिलान कर रहे हैं ना। डाउन्स है बच्चों हमारा
अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। तो डाउन है हमारा अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास स्थल। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा कारण बताइए। ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी होती है। तो क्यों होती है, इसका हम आपको कारण बताएंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों में जंतुओं की खाल और फर मोटी होती है ताकि वे ठंडी जलवायु परिस्थिति से अपनी रक्षा कर सकें। इस क्षेत्र की ठंडी जलवायु के कारण जो वहाँ की प्राकृतिक है वनस्पति वो सीमित है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसका अब हम आपको कारण बताएंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के बड़े हिस्से, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग और अमेरिका में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होते हैं, इसीलिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पानी बचाने के लिए शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। समझ में आया बच्चों आपको ये कि किस कारण वहाँ वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगला है हमारा वनस्पति का प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। जलवायु, इसका कारण है जलवायु की स्थिति, भू आकृति, तापमान और नमी में परिवर्तन के कारण वनस्पति का प्रकार और मोटाई जगह जगह बदलती रहती है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर जीवित रह सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया। आगे है क्रियाकलाप। तो ये बच्चों क्रियाकलाप जो है आपको देखना है कि विश्व के विभिन्न भागों के वनों एवं घास स्थलों के चित्र को आपने इकट्ठा करना है और उनसे एक एक वाक्य लिखना है। वर्षा वन, घास स्थल एवं शंकुधारी वन, इनके भी चित्र इकट्ठे करके चार्ट पर चिपकाएं। और फिर है नीचे दी गई पहेली, ये खेल का है कि नीचे दी गई पहेली में जो शब्द छिपे हैं उसमें आपने क्या करना है, वनस्पतियों और वन्य जीवों के संबंधित उन सब के आपको नाम इकट्ठे करने हैं। तो बच्चों ये हमारा प्राकृतिक वनस्पति और जो वन्य जीव जो पाठ था यह पूरा हुआ। इसमें आपने क्या पढ़ा बच्चों, इसमें हमने आपको बताया, हम आपको इसका एक सारांश बता देते हैं। इसमें आपने प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणियां जैसे वन, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन, फिर शीतोष्ण पर्णपाती सदाबहार वन, फिर आपने पढ़ा इसमें भूमध्य सागरीय वनस्पति, शंकुधारी वन, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, कांटेदार झाड़ियाँ, और इसके बारे में आपने पढ़ा। और ये हमारे लिए कितने, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो वन्य जीव पाए जाते हैं उनके नाम भी आपको हमने इस पाठ में पढ़ाए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।